कहाँ सिर दर्द है? सिर दर्द अगर होते तो वो बिहार के 243 असेंबली क्षेत्र में लड़ते। वो महज सीमांचल के कुछ एक असेंबली क्षेत्र में अपना प्रत्याशी खड़ा करके बस यहाँ लोगों को गुमराह और बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार में ओवैसी फैक्टर नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं। जिस जेडीयू से आते हैं उस जेडीयू का बिहार में बीजेपी से गठबंधन है। विपक्ष लगातार अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपने जेडीयू को वोट दिया मतलब आपने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया मतलब देश से बाहर जाना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे लोगों को? हमें उम्मीद है, 110% उम्मीद है कि बिहार में पुनः हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस इलाके में हर साल बाढ़ आता है, तबाही होती है, सारा सब कुछ जो है साहब बह जाता है, तो आदमी दादा परदादा का डॉक्यूमेंट्स कहाँ से दिखा पाएगा? आप दिखा पाएंगे सर? संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रहे हैं और आप बखान कर रहे हैं सरकार की, उस सरकार की जिसने उस बिल का समर्थन किया है लोकसभा में। गांव मोहल्ला के यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागतम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीमांचल के मशहूर पत्रकार और बहादुरगंज से जदयू के संभावित प्रत्याशी बंटी जी। ये नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। आइए बेबाकी से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साहब इस चुनाव में ये जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पार्टी अगर इन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वो कौन से काम हैं जिनको करने की इनकी जो है मंशा है, इनकी ख्वाहिश है। सबसे पहले तो निहाल साहब, आपके गांव मोहल्ला यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक हैं और जितने भी शुभचिंतक हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सलाम। देखिए निहाल साहब, राजनीति में युवाओं का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान जो राजनीति का परिवेश है, इसमें अगर युवा आते हैं और सीट निकलती है, युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली में जाना होता है, तो कहीं ना कहीं मजबूती होगी और नए भारत का जो निर्माण का जो सपना है और बिहार जो तरक्की के रास्ते पे, इसको मतलब चार चांद लगेगा और आगे बढ़ेगा बिहार। जिस विधानसभा से आप आते हैं बंटी जी, इस विधानसभा में 70 से 80% लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट हैं। जाहिर है लोगों को आपसे उम्मीदें होंगी कि भाई अगर आपको हम अगर वोट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके जहन में होगा उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए। क्या कुछ करना चाहते हैं किसानों के लिए? करना क्या है, हमारी सरकार सूबे की सरकार है, माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार किसानों के हित के लिए हमेशा सोचते हैं, मजदूरों के हित के लिए सोचते हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि कृषि रोड मैप का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है हमारी सरकार ने तैयार किया है और इस पर बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है, जिससे यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं सभी को उनका फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और किसानों के लिए जहाँ तक बात है, अगर मैं पार्टी से मुझे टिकट मिलती है और मैं एमएलए बनता हूं, तो यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं उनके हित के लिए सोचूंगा और जो कारखाने हैं उनकी जो फसलें हैं वो यहीं आयात निर्यात हो, इसका भरसक प्रयास करूंगा ताकि हमारे किसान को बड़े बाज़ारों में जाके अपने फसलों को। बंटी सिन्हा जी, आपको नहीं लगता है कि ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही है? उसकी वजह यह है कि साहब अभी देश भर में कहीं ना कहीं उस बिल का विरोध हो रहा है जो कहीं न जिसे जो है साहब किसान विरोधी कहा जा रहा है। लोग सदन से लेकर सड़क तक जो है साहब, संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रहे हैं और आप बखान कर रहे हैं सरकार की, उस सरकार की जिसने उस बिल का समर्थन किया है लोकसभा में। देखिए, सरकार जो है वो अपना काम करते आ रही है और हमेशा सरकार क्या है, एक परिवार का मुखिया है, वो अपने हर एक बच्चों के बारे में हित ही सोचेगा, हित कभी नहीं सोचेगा। पूरी उम्मीद के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो किसान जो बिल अभी पास हुआ है पार्लियामेंट में, वो निश्चित तौर पे किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और ये आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। ये विपक्ष की साजिश है कि सरकार को घेरना है, क्योंकि उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, आने वाला चुनाव है, बस यही समझिए कि उनके पास। आप जदयू के उम्मीदवार के तौर पर जब अवाम के बीच जाएंगे, आपसे अवाम सवाल करेगी कि आपकी पार्टी ने लोकसभा में, राज्यसभा में उस बिल का समर्थन किया और उसे कानून बनाया जो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय, उसको देश से बाहर निकालने की कहीं ना कहीं पहल कर रही है। हम बात कर रहे हैं ये सीए एनआरसी की जो आप बात कर रहे हैं निहाल भाई, ये निश्चित तौर पे पब्लिक पूछेगी, लेकिन लोगों को गुमराह किया गया। असल में ये बिल हमारे भारतीय मूल जो निवासी हैं उन सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हमारा देश का जो जनसंख्या है वो खुद में एक बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन एक चीज़ समझना है, यहाँ पे समझना है, आपने कहा कि भाई मूल निवासी है उनको नहीं भगाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जिस इलाके में हर साल बाढ़ आता है, तबाही होती है, सारा सब कुछ जो है साहब बह जाता है, तो आदमी दादा परदादा का डॉक्यूमेंट्स कहाँ से दिखा पाएगा? आप दिखा पाएंगे सर?
देखिए उसके लिए अभी रिसेंट में हमारे जो सूबे की सरकार है, एनडीए गठबंधन की जो तो नीतीश NPR सरकार है, वो सुधार कर रही है। जो फॉर्मेट पहले तैयार किया गया था उसमें सुधार हुआ है। और निश्चित तौर पे क्योंकि सरकार भी जान रही है, मैंने पहले भी कहा कि सरकार एक परिवार का मुखिया होता है, वो अपने बच्चों के भलाई के बारे में हमेशा सोचता है। चलिए, युवाओं का आपने इंटरव्यू के शुरू में ही आपने युवाओं की बात की, युवाओं के रोजगार की बात की। युवाओं के रोजगार के लिए क्या कॉन्सेप्ट है आपके जहन में? कॉन्सेप्ट क्या है, सरकार भी, हमारी सरकार प्रदेश में युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रही है। और निश्चित तौर पे मैं तो ये कहूँगा कि 7 निश्चय योजना जो हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य है, उसमें आर्थिक हल युवाओं को बल एक जोड़ा गया है, जिसमें हमारे राज्य भर के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ हो, वो रोजगार उनको मुहैया कराया जा सके। समय लगेगा लेकिन निश्चित तौर समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये इलाका जैसा कि मैंने बताया 70-80% लोग खेतीबाड़ी करते हैं। यहाँ पर जूट की खेती होती है, यहाँ पर मक्के की खेती होती है, यहाँ पर जो हिसाब तरबूजे की भी खेती होती है। और ये वो चीज़ें हैं कि अगर यहीं पर उसका प्रोसेसिंग हो और कल कारखाने बनाकर यहीं रोज़गार के मौके दिए जाए, तो आप ऐसा कुछ करने का प्लान है आपका? बिल्कुल, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ज़िला है वो मेरा ज़िला ही नहीं है, हमारा ज़िला ही नहीं बल्कि हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था वो कृषि पे टिका है। और यहाँ जो किसान भाई जो हैं अपने फसलों का अच्छे तरह से उत्पादन करने के बावजूद बाज़ारों में उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कारण है कि उन्हें एक बड़ा बाज़ार नहीं मिल पाता है, उनके जो खेती के बाद जो उपज होती है उसका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता। तो इसके लिए एक बड़ा बाज़ार यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। कल कारखाने अगर यहाँ लगते हैं तो हमारे किसानों की जो समस्या है वो ख़त्म होगी और किसान खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा निश्चित। आप जिस जेडीयू से आते हैं उस जेडीयू का बिहार में बीजेपी से गठबंधन है। विपक्ष लगातार अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपने जेडीयू को वोट दिया मतलब आपने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया मतलब देश से बाहर जाना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, समझना क्या है, अभी आप कोरोना काल से पहले की बात अगर करें तो हर जगह जो विपक्ष है वो हर जगह लोगों को गुमराह कर एनआरसी, सीए और एनपीआर के विरुद्ध में एक जनसभा, एक नुक्कड़ सभा का आयोजन करके सरकार पे प्रेशर बनाने का काम किए। लेकिन जो एनपीआर, सीए और एनआरसी का जो मुद्दा है ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा तब नज़र आएगा जब सब कुछ सहूलियत से सेटिंग हो जाएगा। हर कुछ आपको हर वर्ड का मायने समझ में आएगा कि आखिर सरकार ने ये स्टेप क्यों लिया, ये बिल पास क्यों करवाया। तो ये थोड़ा समय लगेगा लेकिन निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा लोगों को समझ में आएगा। बिहार के इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि AIMIM बड़ा फैक्टर होगा यहाँ के लिए। ओवैसी जो है साहब सिरदर्दी बनेंगे नीतीश कुमार के लिए और गठबंधन के लिए। आप कितना उनको सिरदर्द मानते हैं? कहाँ सिरदर्द है? सिरदर्द अगर होते तो वो बिहार के 243 असेंबली क्षेत्र में लड़ते। वो महज सीमांचल के कुछ एक असेंबली क्षेत्र में अपना प्रत्याशी खड़ा करके बस यहाँ लोगों को गुमराह और बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार में ओवैसी फैक्टर नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे यहाँ पे है तो वो जो राष्ट्रीय पार्टी है और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें संभावित टक्कर जो भी आप कहें दोनों में ये होगा। लेकिन अनुमान हमें उम्मीद है, 110% उम्मीद है कि बिहार में पुनः हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। चलिए, अब आपकी पार्टी पर चर्चा करते हैं। आपके पार्टी के कई संभावित प्रत्याशी हैं, कई लोग हैं अपने आप को दावेदार के तौर पर पेश करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप में उन लोगों से अलग ऐसी क्या क्वालिटी है भाई कि पार्टी आप पर जो है दांव खेलेगी? देखिए, निश्चित तौर पे निहाल भाई, मैं एक पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। लेकिन वर्ष 2007-8 से मैं पार्टी के जो राजनीति है हमारे जनता दल यूनाइटेड का एक सक्रिय सिपाही रहा हूँ। और तब से लेकर अब तक मैं कई बार नगर पंचायत बहादुरगंज के छात्र जदयू अध्यक्ष पद पे रहा हूँ, युवा जदयू अध्यक्ष पद पे रहा हूँ और वर्तमान में मैं 2 बार से अभी नगर अध्यक्ष पद पे हूँ। और जो लोग हमारे पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग हमेशा से सक्रिय रूप में काम किए हैं। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि यहाँ जितने भी अभी अपने आप को दावेदार कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे से बेहतर उन लोग हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी के प्रति समर्पित होकर कार्य करने वाले कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगी। चलिए, आखिरी सवाल यह है कि अगर आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, बदलाव के तौर पर सबसे पहले वो कौन सा काम करना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा आपसे निहाल भाई एक मिनट का वक्त चाहूँगा कि
अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां अपने आप को यहाँ पे सत्ता में काबिज करने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है, तरह तरह से बरगला रही है। अभी आपने कहा कि ओवैसी साहब फैक्टर होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि ओवैसी साहब फैक्टर होंगे, इसलिए कि अगर मुसलमानों के लिए जहाँ तक बात है, यहाँ हमारा जिला अल्पसंख्यक बहुल है, यहाँ हमारे मुसलमान भाइयों की आबादी ज़्यादा है, तो मुसलमान भाइयों के लिए अगर कोई हितैषी है, कोई सच्चा काम करने वाला सेवक है, तो वो माननीय नेता नीतीश कुमार है। उन्होंने आज से आप 15 साल, आप क्या करेंगे? आप वो बदलाव के लिए कौन से काम करेंगे? हम सरकार के हर एक कदम पे उनके साथ रहेंगे। सरकार का जो दिशा निर्देश होगा, जो गाइडलाइंस होगी, उसके मुताबिक काम करेंगे। लेकिन मैं अपने बारे में ये कह दूं कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो यहाँ जितना 16 साल में हमारा जो असेंबली क्षेत्र है वो जितना पीछे गया है, वो फ्रंट पे उनको लाना है। विकास का जो गंगा है उसको बहाना है, और जो नया बिहार जो तरक्की के रास्ते पे है उस पर मुझे काम करना है। जितने सारे पुल पुलिया, और साथ ही यहाँ के छात्रों के लिए एक अच्छा सा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI इंस्टीट्यूट है, उस पर मेरा फोकस रहेगा कि यहाँ के जो छात्र हैं वो बाहर जाके अपनी पढ़ाई ना करें, अपने क्षेत्र में रह के पढ़ाई करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बंटी जी, लगातार कह रहे थे और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। बहादुरगंज की चौमुखी विकास के लिए ये काम करना चाहते हैं। ये धर्म और जात पात की तमाम तर दीवारों को तोड़कर यहाँ की मानवता के लिए, यहाँ के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। गांव मोहल्ला इसी तरह से आपको दूसरे नेताओं से मिलाता रहेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।